हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस बोर्ड पर आप हेडिंग देख सकते हैं, भारतीय संविधान का विकास, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं और लास्ट वीडियो मैंने भारतीय संविधान के विकास पर एक आपको कहानी सुनाई थी, जिसमें समझाया था कि क्यों हम भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए एक्टों को पढ़ते हैं, उनके प्रमुख प्रावधान। ये एक्ट जो लाएगा, इनमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन अपन कंपटीशन की तैयारी या अदर तैयारी के हिसाब से इसको क्या देखते हैं, उसके मुख्य बिंदु को देखा करते हैं। मैंने बताया था कि ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला जो एक्ट लाए गए वो कहाँ लाए गए थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने पढ़ने की दृष्टि से, ये बुक वगैरह में नहीं मिलता, ये मैंने पढ़ने की, आप चाहें तो इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये लोगों को याद नहीं होता है, तो भारतीय संविधान के विकास में जो बहुत सारे एक्ट्स आते हैं उनको पढ़ने की दृष्टि से मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। इसको 4 में भी विभक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भारतीय संविधान के विकास को मैंने कहा कि अपन कुछ एक्ट देखेंगे, वो 1773 से 1857 तक के बीच जो एक्ट आए उनको देखेंगे। फिर देखेंगे 1857 से 1947 तक के एक्ट आए। तो इसको भी अगर अपन देखें तो इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं कहां, 1773 से 1800 के बीच में जो आए, और एक बांट सकते हैं अपन कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसी को भी आप आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखेंगे जो 1800 से 1857 तक के आए। आपने कहा होगा कि मैंने 1857 क्यों लिया है, ठीक है। 1857 की एक घटना थी, है ना। 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। झांसी की रानी और बहुत सारे राजाओं ने विद्रोह किया था, उसको अपन हिस्ट्री में समझेंगे, और जब ये एक्ट हो जाएंगे तब भी मैं बताऊंगा 1857 की विद्रोह या क्रांति के बाद क्यों 1858 का एक्ट आया था, और कंपनी के शासन के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का शासन अधीन कर लिया था, वो मैं बाद में बताऊंगा। आज समझते हैं अपन 1773 से 1800 के बीच 2-3 एक्ट आए हैं, जिसमें से पहला एक्ट जो था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। फिर और एक्ट आए 1773 के बाद, एक और एक्ट आया, है ना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। तो ये 2 एक्ट पे 1793 में एक एक्ट आया था, तो उनको पढ़ते हैं। फिर 1800 में 1813, 1833, 1853 के 3 एक्ट यहाँ आए, उनको अपन देखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में कब आई थी, भारत में ये आई थी सन 1600 में आई थी, है ना। वो काय के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद उसे दीवानी अधिकार मिल गए थे। किस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो क्या होता था, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आए थे तो इसके 3 मेजर क्षेत्र थे। एक ये वाला क्षेत्र कहलाता था बंबई, ये वाला नीचे का क्षेत्र कहलाता था, ये वाला क्षेत्र कहलाता था मद्रास, और ये वाला क्षेत्र कहलाता था बंगाल, जिसमें अभी वर्तमान का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, कुछ क्षेत्र बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र था, और झारखंड वगैरह, कुछ उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था। तो ये बंगाल कहलाता था। तो ये 3 मेजर बड़े बड़े क्षेत्र थे व्यापार के लिए अंग्रेजों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें। और इन क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में जो व्यापार करने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति होता था, सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति होता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था गवर्नर। गवर्नर क्या कहा जाता था, गवर्नर। मतलब बंगाल का एक गवर्नर होता था, मद्रास का भी एक गवर्नर होता था, और बंबई का भी एक क्या होता था, गवर्नर होता था।
घटना क्या घटी थी मैंने बताया, इस बंगाल में घटना क्या घटी थी, 1757 और 1764, ये है प्लासी, ये है बक्सर। इन दोनों युद्धों के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गए थे, क्या मिल गए थे, दीवानी अधिकार मिल गए थे, दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी अधिकार मतलब कर और राजस्व संबंधी अधिकार। ठीक है ना। जब ये अधिकार मिल गए तो ब्रिटिश सरकार ने एक संसद के द्वारा एक्ट पारित किया, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अब देखिए इस एक्ट में उन्होंने मुख्य प्रावधान क्या रखे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सके, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। उन्होंने सबसे पहले देखा कि इन तीनों गवर्नर में से बंगाल का जो गवर्नर था उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छा काम किया, अपने भारत देश के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, कि बंगाल पर उसने क्या कर लिए, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू उन्होंने किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का क्या था, गवर्नर, उसको क्या दे दिया, प्रमोशन दे दिया। और इस बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अर्थात जो गवर्नर था उसको उसका पदोन्नति कर दी, उसका प्रमोशन कर दिया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अर्थात गवर्नर से बड़ा पद गवर्नर जनरल का होता था। ठीक है। था अब बंगाल का गवर्नर जनरल जब इसे बना दिया और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन उन्होंने दो गवर्नर रख दिए। कहां का गवर्नर, एक हो गया बंबई का गवर्नर और एक मद्रास का गवर्नर। ठीक है। तो बंबई क्षेत्र क्या कहलाता, मैंने पहले बता चुका हूं, ये वाला क्षेत्र बंबई का, ये मद्रास कहलाता था, ये बंगाल कहलाता है। ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं आगे के पॉइंट्स लिखने के लिए। ठीक है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है। अब 1773 में मैंने अभी एक एक्ट बताया कि बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन करके उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर भी उसके अधीन क्या हो गए, आने लगे। अब गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए उन्होंने एक परिषद गठित की इसी एक्ट के तहत। क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की क्या बनाई उन्होंने, एक परिषद बनाई। इस परिषद में कुल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। ये पूछा जाता है जो अभी नेक्स्ट 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा उसमें 4 में से 1 सदस्य हटा देंगे और 3 सदस्य की एक क्या हो जाएगी, परिषद बना दी जाएगी। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद बनाई जिसमें कुल कितने सदस्य थे, क्वेश्चन पूछा जाता, कितने सदस्य थे, 4 लोगों की क्या हो गई, एक परिषद बना दी जो उनको सलाह वगैरह दिया करती थी। फिर अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब वो एक्ट लेकर आए, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, जब कानून बनेंगे तो कानूनों का उल्लंघन होगा। कानूनों के उल्लंघन के लिए अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा, एक कोर्ट की, एक न्यायालय की व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। तो पहले क्या होता था, न्यायालय होते थे ब्रिटेन में अधिकतर। तो इन्होंने क्या किया, भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट, एक उच्चतम न्यायालय क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट खोलने की सुप्रीम कोर्ट खोलने का प्रावधान किया 1773 के एक्ट में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट खुला कब, भारत में 1774 में। क्या खुला, 1774 में खुला। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज थे, वो थे
एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इसके क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज थे और इनके नीचे 3 अन्य जज थे जिनका नाम था क्या? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए, मैंने 2 से 3 ही पॉइंट बताए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो था 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट था जो अपन देखेंगे, ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। आपका अगला जो एक्ट था 1784 का, जो कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें एक कहानी है जो आप लोग सुन लेंगे तो याद हो जाएगी कि पिट्स इंडिया जो एक्ट था उसमें पहले एक व्यक्ति थे नॉर्थ फॉक्स। मैंने क्या बोला? इस एक्ट के आने से पहले किसकी सरकार थी वहां पर ब्रिटेन में? नॉर्थ फॉक्स। नॉर्थ फॉक्स की सरकार थी। विवाद हो गया, मिस्टर नॉर्थ फॉक्स से प्रधानमंत्री थे, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद में किसकी सरकार बनी? बाद में बनी पिट्स की सरकार। पिट्स की। पहले ये कौन थे? प्रधानमंत्री। फिर ये पहले थे और बाद में कौन बने? ये पिट्स बने। इनके नाम से पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लाया गया, ठीक है। ये तो हो गई एक घटना। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या प्रावधान किए? तो मैंने बताया था 1773 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल थे इनकी लिए एक परिषद होती थी जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो क्या थी? परिषद थी, यह कितना कर दिया गया? 4 के स्थान पर 3 सदस्यीय कर दी गई। मतलब एक सदस्य को हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होने लगे? 3 सदस्य होने लगे। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो एक और प्रावधान किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था कि मैंने बताया था कंपनी अब व्यापार करने के साथ साथ उसको दीवानी अधिकार मिल गए थे, अर्थात वह शासन व्यवस्था भी करने लगी। तो कंपनी के इन दोनों प्रकार के कार्यों को बांटने के लिए 2 प्रकार की उन्होंने संस्थाएं बना दी। 2 प्रकार की संस्थाएं बना दी। एक का नाम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरे का नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी ये क्या करती थी? ये व्यापारिक मामले को देखा करती थी, कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करती थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थी ये क्या थी? ये शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले काम को देखा करती थी। ये शासन के कार्यों को देखा करती थी। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार करती हैं, ठीक है। और कंट्रोल क्या है? शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये आप इससे भी याद रख सकते हैं। ये जो थे ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के क्या थे? प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद अपन 1784 के बाद एक एक्ट आया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट इरेज करके यहीं पे आपको लिख देता हूं, ठीक है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अपन पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसको भी मैं इरेज करे दे रहा हूं। और ये 4 एक्ट आए। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें एक ही प्रावधान पढ़ेंगे मात्र। फिर अलग अलग ये एक्ट आए। फिर आया 1700 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट। फिर
1833 का चार्टर एक्ट, फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। इन सब के प्रावधान अपन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो 1793 के जो चार्टर एक्ट थे उसमें केवल एक प्रावधान किया गया, ये छोटा सा एक्ट था। उसका प्रावधान तो बहुत सारे थे जो अपन को एग्जाम्स में पूछे जाते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रावधान था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ क्या था, कंट्रोल था, उसके सदस्यों को जो वेतन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था, शासन व्यवस्था को देख रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का जो वेतन था अब वह भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। पहले यह ब्रिटेन के राजस्व में से दिया जाता था, मतलब उनको पेमेंट ब्रिटेन देती थी पहले, अब कौन देगा, भारत का राजस्व देगा। तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन अब भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये इन्होंने एक बात यहाँ पे प्रावधान कर दिया है, ठीक है। तो बस एक ही प्रावधान इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर अपन देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें कंपनी के चीन और चाय का बस एकाधिकार बना रहा। मैं इस बात को समझा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। चीन व चाय का बस एकाधिकार बना रहा। किसका, कंपनी का। किसका, कंपनी का। अर्थात कंपनी जब आई थी भारत तब वह पूरे क्षेत्रों में एकाधिकार लेकर आई थी। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि एकाधिकार का अर्थ होता है मोनोपोली, अर्थात आपका उस क्षेत्र में कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अर्थात अब केवल इन्होंने किसके बस एकाधिकार रखा, चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो चाय का व्यापार है वह केवल ईस्ट इंडिया करेगी। बाकी चीन देश को छोड़कर और चाय को छोड़कर ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी अब व्यापार कर सकती थी। और साथ ही कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया इसमें, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। 2 पॉइंट थे, ये आप एकाधिकार समझ गए होंगे कि कंपनी को चीन और चाय का बस एकाधिकार रहा, बाकी के एकाधिकार उनके क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। और क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों तक के लिए क्या किया, बढ़ा दिया गया। अर्थात अब ये प्रावधान लागू हो गए थे 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें 2 और पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत के में धर्म प्रचार की क्या दी गई, अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म, यहां लिख दे रहा आपको दिखेगा नहीं, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई, ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए, ये नहीं है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया है। यह केवल प्रावधान था, आपको बता दें, यह बजट में प्रावधान बस था
ये आगे कभी पैसा दिया नहीं गया, भारत में से खर्च नहीं किया गया। बस इतने ही है 1813 के चार्टर एक्ट में। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, 1833 का। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1833 का चार्टर एक्ट। क्लियर? मैंने 1813 का जो चार्टर एक्ट बताया उसमें अभी बताया था मैंने कि चीन और चाय का एक अधिकार बना रहा। इस वाले एक्ट में चीन और चाय के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, साथ ही कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, है ना। मैंने बोला चीन व चाय का एकाधिकार समाप्त, प्लस कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, मतलब कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, ये 1833 के चार्टर एक्ट में तय कर दिया गया। तो क्या करेगी कंपनी? भैया कंपनी शासन भी तो कर रही थी, अब कंपनी केवल शासन व्यवस्था देखेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें कर दी गई कि अभी तक जो कंपनी का प्रमुख होता था उसे गवर्नर जनरल कहते थे और वो बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से प्रसिद्ध था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। अब नाम दिया भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल कब किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो यह कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण 1833 में भारत में दास प्रथा पर रोक लगी, लेकिन भारत में दास प्रथा समाप्त होने में 10 वर्ष लग गए और भारत में 1843 में दास प्रथा नहीं, ये होगा, हाँ, दास प्रथा क्या हुई? समाप्त हुई। क्या होती है दास प्रथा? दास प्रथा जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें कटप्पा एक दास होता है। दास ये नहीं केवल हाथ पैर दबा रहा है, काम कर रहा है, अच्छे अच्छे दास होते थे। पहले युद्ध भी करते थे, घर के सारे क्या होता था, पहले बहुत सारे लड़के होते थे किसी पिता के, तो वो कुछ एक दो लड़कों को पैसों के लिए बेच दिया करते थे और लोग उन्हें खरीद लिया करते थे। और ऐसा माना जाता था जो खरीदता था उन्हें वो भगवान के समान मानते थे। तो ये एक कुप्रथा थी जिसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान थे। चीन चाय का एक अधिकार समाप्त, कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में, दास प्रथा समाप्त। अब जो अगला है वो लास्ट है, इसमें 2 पॉइंट है। 1853 का क्या देखेंगे अपन? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसके लिए। मैं यहां नोट डाउन लिख देता हूं। हाँ, एक और एक बचा था, ये 1800 अभी पढ़ा अपन ने 33 का, फिर अपन पढ़ेंगे 1853 का। 1833 के चार्टर एक्ट में और इस चार्टर एक्ट में इसमें क्या है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, मैं 33 वाली की बात कर रहा हूं, कि क्या थी? परिषद। इसमें अभी कितने सदस्य चल रहे थे? 3।
इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, इसमें प्लस एक चौथा अस्थाई विधि सदस्य जोड़ा, ठीक है ना। और अगला 20 साल बाद 1853 के चार्टर एक्ट में इस चौथे अस्थाई विधि सदस्य का पद को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। तो 1853 में चौथे विधि सदस्य को परिषद में स्थायी कर दिया। किसकी परिषद थी ये? गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे विधि सदस्य को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। और एक अंतिम पॉइंट, अभी तक क्या करते थे? कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ाते थे। इस एक्ट में क्या किया गया? कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार उस समय तक बढ़ा दिया गया जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे। अर्थात आप समझ रहे हो, अब 20 वर्षों को नहीं, एक बार बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। अब कब तक चलेगा? जब तक उस पर रोक नहीं लगाती कौन? ब्रिटेन की संसद। ये जो एक्ट थे अपन ने 1857 के पहले तक के एक्ट पढ़े। 1857 में एक घटना घटेगी जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, और उस घटना के बाद नेक्स्ट एक्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। वो देखेंगे क्या घटना घटी थी, क्यों, क्या चेंजेस आए, उससे क्या असर पड़ा भारत के इस पूरे सिनेरियो पर, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं। वीडियो जितना भी बड़ा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।